तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सन्नी को दिखाते हुए, जिसे कुछ लोग बेरहमी से एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। जब सन्नी को उस जगह पर ले जाया जाता है तो वो देखता है कि इस जगह पर उसका दोस्त फिरोज भी है, जिसे भी उन लोगों ने उठा के यहाँ पर लेकर आ गए थे। जिसके बाद एक आदमी सन्नी को 500 का नोट दिखाते हुए कहता है कि ये किसने बनाया है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सन्नी एक आर्टिस्ट है और वो हर तरह की पेंटिंग बनाना जानता है। हाल फिलहाल में तो वो सड़क पर 500 रुपए में लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाता है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। जिसके बाद वो अपनी नानू की फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर उनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी थी, जो क्रांति पत्रिका नाम के अखबार से छपता था। दरअसल सन्नी के नानू देश में क्रांति लाना चाहते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते आ रहे हैं। यहीं पर हम फिरोज को भी देखते हैं, जो कि यहीं पर काम करता है और वो प्रिंटिंग करने में एक्सपर्ट है। और साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्रांति पत्रिका ज्यादा नहीं बिक रही है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। अब सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो हमें बताता है कि बचपन में सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे, लेकिन मैं और फिरोज क्रांति पत्रिका बेचने में लगे रहते थे। पर क्रांति पत्रिका ना तो तब बिकता था और ना अब बिकता है। पर बचपन से ही फिरोज और सन्नी को यह समझ आ गया था कि पैसों की कितनी अहमियत है, इसलिए वो पैसों को बचाते थे और नानू को दे दिया करते थे। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सन्नी को एक कार में उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं, जो कि सन्नी को 31 दिसंबर की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है। दरअसल अनन्या एक बहुत ही बड़े रईस बाप की बेटी है और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब 31 नाइट के लिए सन्नी और फिरोज पार्टी के लिए पास लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक पास की कीमत 27,000 रुपए है। और वो आदमी सन्नी और फिरोज के पहनावे से समझ गया था कि इनकी पास खरीदने की औकात नहीं है, इसलिए वो आदमी इनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। ये देखकर सन्नी को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से झगड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब 31 नाइट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम अनन्या को सन्नी की पार्टी में आते हुए देखते हैं। दरअसल सन्नी को तो पास नहीं मिले, इसलिए अनन्या को ही उसने यहाँ पर बुला लिया था। अनन्या जानती है कि सन्नी गरीब है और वो उसके लेवल का भी नहीं है, इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब सभी के जाने के बाद हम फिरोज और सन्नी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि सन्नी फिरोज से कहता है कि इस देश में पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ लोन पर जीते हैं और मरते दम तक इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाते हैं, इसलिए किसी भी हालत में हमें कुछ बड़ा करना होगा। अब अगले दिन सन्नी जब फैक्ट्री में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं और उसे पता चलता है कि क्रांति पत्रिका जल्द ही बंद होने वाली है और ये फैक्ट्री भी जल्द ही नीलाम हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों से सन्नी के नानू ने लोन लिया था वो देने में अब पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं। तब सन्नी और फिरोज उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन वो आदमी सन्नी से कहता है कि आप लोग पहले से ही लेट हैं, इसलिए वो लोग उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। फिर भी उन लोगों को 1 महीने का समय दे दिया जाता है। तो अब सन्नी और फिरोज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसा नहीं है और ना ही कोई एक बड़ा बिजनेस है जिससे कि वो पैसे चुका सके। यहाँ पर सन्नी और फिरोज कई तरह के बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस जम नहीं रहा था। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सन्नी ने एक 500 के नोट का स्केच बना लिया था, जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था। लेकिन फिरोज इसके लिए मना करता है और वो उससे कहता है कि नोट बनाना इतना आसान नहीं है, जिस पर कि सन्नी उसे समझाता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें फर्जी नोट ही बनाना होगा, क्योंकि ये नोट भी किसी इंसान ने ही बनाया है और हम लोग तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। अब कुछ दिनों के बाद सन्नी उन नोटों को एनालाइज करना शुरू करता है और नोटों की बारीक से बारीक चीजें वो देखना शुरू करता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग 500 का नकली नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सन्नी 500 के नोट का एक बढ़िया सा स्केच बनाता है, जिसमें कि 1% भी गलती नहीं थी, और फिरोज उस नोट की प्रिंटिंग करता है और देखते ही देखते उन लोगों ने 500 का जाली नोट बनाने में कामयाब हो चुके थे। और आखिर में उन लोगों ने उस नोट को चाय में डाल दिया था, जिससे कि वो हूबहू 500 की नोट की तरह ही दिख रहा था। तो अब सब कुछ कंप्लीट था, अब बारी थी उस नोट को चलाने की। तब सन्नी और फिरोज एक शराब की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर की काफी भीड़ थी। तो जैसे ही फिरोज उस आदमी को 500 का नोट देता है तो वो आदमी उस 500 के नोट को बड़े ही गहराई से देखने लगता है और उसे देखकर वो पूरी तरह से समझ गया था कि ये एक नकली नोट है। ये देखकर वो आदमी फिरोज को पकड़ने लगता है, लेकिन मौका देखकर सन्नी और फिरोज यहाँ से भाग निकलते हैं, जिनका कई सारे लोग पीछा भी कर रहे थे। आगे जाकर ये उन लोगों से पीछा छुड़ाकर एक जगह पर छिपते हैं, जहाँ पर कि फिरोज सन्नी से कहता है कि देश में बहुत बेरोजगारी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि आखिर वो हमें पकड़ क्यों रहे हैं। तो अब सन्नी और फिरोज ने जो नोट बनाए हैं वो नोटों को जलाने लगते हैं और सन्नी ये बात सोचता है कि आखिर उस नोट में गलती क्या थी। अब नेपाल के काठमांडू के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम मंसूर नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी भी दरअसल जाली नोट बनाने में एक्सपर्ट है और वो अपना काम नेपाल में ही ऑपरेट करता है। तो अब काठमांडू में मंसूर के एक आदमी से मीटिंग है
इसलिए मंसूर यहाँ पर आया था। और नेपाल में ही हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर है और उसे मंसूर के बारे में खबर है कि वो यहाँ पर आया है। तो माइकल अपने ऑफिसरों के साथ मिलकर मंसूर को पकड़ने की प्लानिंग बनाता है और जहाँ पर मंसूर की मीटिंग चल रही थी वहीं पर माइकल और उसके ऑफिसर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो माइकल और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल और मंसूर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद जब माइकल और उस आदमी को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया जा रहा था तभी यहाँ पर मंसूर के कुछ आदमी आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और मंसूर इसी का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। तो माइकल के हाथों मंसूर के वो जाली नोट तो हाथ लग गए थे, लेकिन यहाँ से मंसूर भाग गया था और साथ ही माइकल के कुछ ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए थे। अब आगे हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जहाँ पर कि सन्नी फिरोज से कहता है कि हमारे नोट में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमारे नोट का कागज खराब है, इसलिए हम पकड़े गए। इसके बाद से ही सन्नी और फिरोज उस तरह के नोट के कागज को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह हो। तो बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद सन्नी को एक मैगजीन का कागज दिखता है जो कि रियल नोट के कागज की तरह था, लेकिन वो काफी पतला था। तब ये लोग इसे डबल करके बनाने का सोचते हैं। तब उस मैगजीन के कागज को डबल करके ये लोग एक नोट भी बना देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था और उसका कागज भी रियल नोट की तरह ही था। तो एक बार फिर से नोट पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इस बार चलाने की जिम्मेदारी थी सन्नी की, इसलिए फिर से वो लोग शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सन्नी फिरोज से कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरा हाथ खींच लेना। इसलिए सन्नी उस नोट को चलाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है तो कुछ देर तक तो वो शौक में था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फिर से पकड़े जाएंगे और फिर से पिटेंगे, लेकिन इस बार वो कामयाब हो चुके थे। उसके हाथ में शराब थी और चेंज वाले पैसे भी हाथ में थे। तो सन्नी और फिरोज का नोट चल गया था, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद एपिसोड की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था वही सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एक 500 का नोट एक आदमी लेकर खड़ा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मंसूर था, जो कि सन्नी से पूछता है कि ये नोट किसने बनाया है और उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिस पर कि सन्नी उसे बताता है कि ये नोट हमने बनाया है और हम ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस पर कि मंसूर अपने आदमी से कहता है कि फिरोज को मार दो और मंसूर का वो आदमी भी अपने ऑर्डर को फॉलो करने लगता है और गोली चला देता है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि बचपन में ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने ही उसका ख्याल रखा। वो लोग गरीब थे, इसलिए उसके पिता हमेशा कुछ बिजनेस शुरू करने की सोचते और कुछ लोगों से पैसा उधार लेते, लेकिन जब वो पैसे देने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वो शहर को ही छोड़कर भाग जाते हैं। और ऐसा सन्नी के पिता ने कई बार किया। अब कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर से शहर छोड़कर जा रहे थे, तो यहाँ पर सन्नी के पिता सन्नी से कहते हैं कि वो उसे उसके नानू के यहाँ पर ले जा रहे हैं। दरअसल सन्नी के पिता समझ गए थे कि सन्नी का उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ पर सन्नी उन्हें काफी देर तक ट्रेन में ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी सन्नी के पिता नजर नहीं आते हैं। और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर सन्नी देखता है कि काफी सारे लोग ढेर सारा पैसा लूट रहे हैं, जबकि सन्नी को ये बात नहीं मालूम थी कि ये पैसा सन्नी के पिता का ही है और वो मारे गए हैं। लेकिन फिर भी वो स्टेशन पर उतरकर एक पेंटिंग बनाता है ताकि उसके पिता इस पेंटिंग को देखें और वापस आ जाएं। इस तरह से वो ढेर सारी पेंटिंग बनाता है और फिर एक दिन उसके पास फिरोज नाम का लड़का आता है और वो उससे कहता है कि वो इसी तरह स्केच बनाता रहे, क्योंकि हम इससे पैसा कमा सकते हैं। और फिर ऐसा ही करते हैं, वो लोग स्केच बनाते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद सन्नी के नानू यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सन्नी को लेने के लिए आए थे। यहाँ पर सन्नी फिरोज को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिससे कि नानू भी मान जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि फिरोज जिंदा है, बस उसे डराने के लिए वो गोली चलाई गई थी। अब फ्लैशबैक में एक और स्टोरी शुरू होती है और हम मेघा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि आरबीआई की एक ऑफिसर थी। वो यहाँ पर कुछ मिनिस्टरों को एक ऐसी मशीन के बारे में बता रही थी जो कि नकली नोटों को डिटेक्ट करती हो, लेकिन यहाँ पर जो बैठे मिनिस्टर हैं वो इसकी बात को ठीक ढंग से सुन ही नहीं रहे थे। और यहीं पर हम माइकल को भी देखते हैं, जो कि मेघा की बातों को पूरी तरीके से सुन रहा था। जिसके बाद जब मिनिस्टर यहाँ से जाने लगते हैं तो माइकल उनके पीछे पीछे जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी पुरानी टीम वापस चाहिए, लेकिन मिनिस्टर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जो कि एक आदमी से नकली नोटों की डील करने के लिए गए थे, लेकिन उस आदमी को सन्नी के नोट में डाउट लग रहा था। तब सन्नी दो असली नोट के बीच में एक नकली नोट को मिक्स कर देता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने नकली नोट को पहचान लिया तो वो उसे 1 लाख रुपए
रुपए देंगे। सन्नी उनसे कहता है कि आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये नोट मैंने बनाया है। इसके बावजूद मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर इनमें से असली नोट कौन सा है और नकली कौन सा। तो 500 का नोट वो लोग इस आदमी को 150 में बेचने वाले थे और उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये लोग उस आदमी को 2 करोड़ के नकली नोट कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता ही था। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जिसने की काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी। तो यहाँ पर माइकल उस मिनिस्टर की एक लड़की के साथ की एडल्ट फोटो उस मिनिस्टर के पास भेज देता है। तब मिनिस्टर का तुरंत ही माइकल के पास कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसने अभी तक फोटो को डिलीट क्यों नहीं किया है, जिस पर कि माइकल उनसे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए। यहाँ पर माइकल काफी शराब के नशे में था, इसलिए वो मिनिस्टर को गाली गलौज भी कर देता है और मिनिस्टर कॉल कट कर देता है। आगे हम सन्नी को क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री में देखते हैं और यहीं पर सन्नी के मुंह बोले चाचू भी यहीं पर मौजूद थे। यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है कि अगर उन्हें ढेर सारा अखबार छापना हो तो एक दिन में वो कितना अखबार छाप सकते हैं। तो चाचू सन्नी की बात को समझ गए थे कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है, क्योंकि ड्रॉज में एक नकली नोट का स्केच रखा हुआ था जिसे देखकर चाचू समझ गए थे कि सन्नी नकली नोट बनाना चाह रहा है। जिस पर कि सन्नी उनसे कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस फैक्ट्री को बचाने के लिए, इसलिए उन्हें ये रास्ता अपनाना ही होगा। यहाँ पर सन्नी अपना नकली नोट भी चाचू को बताता है और उनसे कहता है कि ये एकदम असली की तरह है, इसलिए इसे चेक करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर चाय ऑर्डर करने के बाद जब वो बिल देते हैं तो यहाँ का ओनर जब वो 500 के नोट को चेक करता है तो उन्हें ये असली लगा और उन्होंने चुपचाप रख लिया। तो अब चाचू भी सन्नी और फिरोज की मिशन में जुड़ चुके थे, लेकिन वो सन्नी से कहते हैं कि हमें ढेर सारे नोट बनाने के लिए भी नोट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तब सन्नी और फिरोज उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे कि उन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है। यहाँ पर वो उस आदमी से कहते हैं कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए और पुराना वाला जो लोन है और अभी का जो लोन है वो 2 महीने के अंदर चुका देंगे, लेकिन इस बार भी उन्हें 1 महीने का ही समय मिलता है, जो कि उनके लिए काफी था। अब अगले सीन में हम मेघा को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी, जहां उसे काठमांडू वाले मिशन के बारे में पता चलता है कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने यहां से 2000 के नकली नोट बरामद किए थे और इस मिशन का हेड माइकल था, इसलिए मेघा माइकल को भी सर्च करने लगती है। अब अगले दिन माइकल फिर से मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है। लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर हाथ जोड़कर माइकल से कहता है कि वो उसे उसकी टीम नहीं दे सकता और साथ ही मिनिस्टर माइकल से कहता है कि उसे शराब पीकर गाली देना बंद करे क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं होने वाला। अब फिरोज एक पेपर वाली फैक्ट्री में कॉल करता है और उनसे नोट वाले पेपर की मांग करता है, लेकिन वो एजेंसी गवर्नमेंट थी इसलिए वो देने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन उन्हें वो पेपर का बंडल किसी भी हालत में चाहिए था, इसलिए वो अपने एक दोस्त अनीस के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। तब अनीस यहाँ पर ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाता है, जबकि उन्हें सिर्फ 2-3 लोगों की ही जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर अनीस के साथ जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी को यहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये लोग सामने वाली फैक्ट्री की बिल्डिंग पे थे जहाँ पर वो वॉचमैन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन आज इंडिया का क्रिकेट मैच था इसलिए सारे एरिया के वॉचमैन वहीं पर आकर क्रिकेट मैच देखने लगे थे। तब अनीस अपने सारे लोगों को बुला लेता है और इन सारे वॉचमैन को ये लोग बंदी बना लेते हैं। सन्नी अंदर जाकर पेपर चेक करने लगता है, काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें असली वाला पेपर मिल जाता है। तो असली वाले पेपर के बंडल के साथ साथ ये लोग कई सारे और पेपर के बंडल भी साथ में ले आते हैं, क्योंकि ताकि किसी को शक ना हो कि ये लोग सिर्फ उसी पेपर को लेने के लिए आए थे। अब सन्नी, फिरोज और चाचू नकली नोट को बनाने में लग जाते हैं और देखते ही देखते ये लोग 2 करोड़ छाप डालते हैं, जिसके बाद ये उसी आदमी के पास जाते हैं और 2 करोड़ रुपए उसे दे देते हैं। बदले में जो इनका पैसा बन रहा था वो आदमी ने पैसा दे देता है, पर जाते जाते वो आदमी इनसे कहता है कि उसे और पैसे की जरूरत होगी, जिस पर कि सन्नी मान जाता है और देखते ही देखते ये लोग ढेर सारा पैसा छापना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे वो उनके पास जाते हैं और पुराने लोन के साथ साथ वो नया लोन भी चुका देते हैं और साथ ही अब उनकी क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री भी बच चुकी थी। ये देखकर नानू सन्नी से कहते हैं कि आखिर उसने ये कैसे किया, जिस पर कि सन्नी उन्हें कहता है कि उसने एक नया बिजनेस खोला है जिसमें कि उसके साथ जो पार्टनर है उसी ने उसे पैसे एडवांस दिए हैं। लेकिन नानू यहाँ पर समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन नानू ये नहीं जानना चाह रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या गड़बड़ की है। अब अगले सीन में हम सन्नी और अनन्या को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक वेटर आता है जिसे कि अनन्या चुपचाप से अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है, क्योंकि अनन्या को मालूम है कि सन्नी के पास पैसा नहीं होता है। जिस पर कि सन्नी अनन्या से कहता है कि उसने उसे क्रेडिट कार्ड क्यों दिया, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, उसे हर बार इतना छोटा समझने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और आखिर में जब बिल चुकाने की बारी आती है
तो यहाँ पर सन्नी अपने जाली नोट से बिल चुकाता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इनके जाने के बाद तुरंत ही मेघा और उसका एक दोस्त यहाँ पर आता है और वो दोनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। दरअसल मेघा को ये लड़का देखने के लिए आया है क्योंकि उसके फैमिली वालों ने इस लड़के को पसंद किया है, लेकिन मेघा अभी शादी नहीं करना चाहती है। और खाना खाने के बाद जब बिल चुकाने की बारी आती है तो मेघा यहाँ पर पहले से ही एक नोट को देखती है जो कि 500 का था और उसे ये नोट नकली लगा, इसलिए वो तुरंत ही काउंटर पर जाती है और उनसे कहती है कि वो आरबीआई के ऑफिसर है, इसलिए हाल फिलहाल में जितने लोगों ने 500 के नोट देकर गए हैं वो सारे नोट उसे चाहिए। वही दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज देख रहा होता है और टीवी पर न्यूज थी कि किसी ने पेपर फैक्ट्री से ढेर सारे पेपर चुरा लिए हैं। और जब वो न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास मिनिस्टर का कॉल आता है और मिनिस्टर उससे कहता है कि उसे उसकी टीम मिल जाएगी, लेकिन उसे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके लिए माइकल मान जाता है। आखिर वो काम क्या था ये तो फिलहाल नहीं बताया गया। तो अब सन्नी ने लोन के पैसे भी चुका दिए थे और उनकी फैक्ट्री भी नीलाम होने से बच गई थी, जिसके बाद चाचू सन्नी से कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब उन्हें प्रिंटर मशीन को बेच देनी चाहिए ताकि उनके पास कुछ और पैसा आ जाए। लेकिन यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है कि ये सारी चीजें तो हमने अभी किसी के लिए किए हैं, लेकिन अब हमें खुद के लिए भी कुछ पैसे कमाने हैं और अब वो एक लास्ट बार पैसा छापना चाहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मेघा ने उस नोट को लेकर ऑफिस आ गई थी और अपने एक दोस्त को भी बताती है कि ये नोट नकली है, जिसके बाद वो दोनों उस नोट को चेक करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये नोट सचमुच ही नकली है। आगे माइकल अपने एक जूनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मिनिस्टर टीम के लिए मान चुका है और उन्हें बस उस मिनिस्टर का एक काम करना है। जिसके बाद सन्नी और उसके साथी एक लास्ट बार पैसा छापना शुरू करते हैं और वो ढेर सारा पैसा छाप देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता कि फर्जी नोट आखिरकार किस तरह से हमारे देश में एंटर होते हैं। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा फर्जी नोट हमारे देश में एंटर होते हैं और फिर बताया जाता कि नोटों को थोड़े थोड़े करके बाजार में फैलाया जाता है। तो मंसूर ने एक टीम बनाई थी जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करेगी। तो माइकल यहाँ पर सभी को प्रोसेस बता रहा होता है कि आखिर ये नोट हमारे देश में कैसे एंटर होते हैं। जिसके बाद शेखर हमें बताता है कि इन फर्जी नोटों के पीछे किन बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिसमें पहला नाम था मंसूर दलाल और उसकी लास्ट लोकेशन जॉर्डन की है। वो इंडिया भी खुफिया तरीके से आता है लेकिन किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। तो मंसूर दलाल का फर्जी नोटों के पीछे एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। दूसरा नाम आता है जितेंद्र जोशी का, जिसे सभी लोग जीतू काका कहते हैं और ये भी मंसूर के साथ ही काम किया करता है। तीसरा नाम है सैयद बिलाल नायक, जिसे सब बिलाल कहते हैं और बिलाल ही मंसूर के पैसों को डिलीवर करता है। आगे आरबीआई का ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें कि मेघा अपने ऑफिसर से कह रही थी कि जो नोट उसे रेस्टोरेंट से मिला है वो उसकी लोकेशन जानना चाहती है और इस नोट के पीछे कौन है वो ये छानबीन भी करना चाहती है। लेकिन वो ऑफिसर मेघा से कहता है कि हम जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये काम पुलिस का है और वैसे भी उन्होंने एनआईए वालों को इस नोट के बारे में बता दिया है, वो लोग इस नोट के बारे में पता कर लेंगे। आगे एविडेंस रूम में हम माइकल को देख पाते हैं। उस एविडेंस रूम में 2000 के वो ढेर सारे नोट थे जो कि उन्हें काठमांडू से मिले थे। यहाँ पर वो उन जाली नोटों में से ढेर सारे नोट अपने साथ रख लेता है क्योंकि इनके द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो एक मोबाइल शॉप पर जाता है जहाँ पर कि वो 2 आईफोन खरीदता है और पेमेंट वो उन्हीं जाली नोटों से करता है जो कि उसने हाल फिलहाल में एविडेंस रूम से लिए थे। तो एक आईफोन की कीमत 70,000 रुपए थी। दोनों आईफोन को खरीदने के बाद वो पहला आईफोन अपने साथी शेखर को गिफ्ट करता है और दूसरा आईफोन वो अपने बेटे व्योम के लिए रखता है। जिसके अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं जो कि एक क्लब में थे। दरअसल आज उनसे सूरत के एमएलए मिलना चाह रहे थे। दरअसल उन्हें एक बहुत बड़ी डील के बारे में उनसे डिस्कशन करना था। एमएलए यहाँ पर सन्नी से कहता है कि उन्हें 20 करोड़ रुपए के जाली नोट चाहिए और कहता है कि वो सौदे की बात हमेशा आमने सामने बैठकर करता है और बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पैसे उन्हें ही डिलीवर करने पड़ेंगे। एमएलए के आदमी ये पैसे लेने नहीं आने वाले और ये डिलीवरी उन्हें 2 हफ्ते के अंदर ही करनी थी। तो 2 हफ्ते में 2 करोड़ रुपए के जाली नोट छापना एक बहुत बड़ा टास्क था। साथ ही इनके पास पेपर भी खत्म हो चुके थे क्योंकि 20 करोड़ के जाली नोट छापने में ढेर सारा पेपर चाहिए होगा और पेपर फैक्ट्री से ये बार बार वो पेपर चुरा भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने बेटे के बर्थडे पर आया हुआ था। यहाँ पर वो उसे आईफोन गिफ्ट करता है जिसे देखकर उसका बेटा खुश हो जाता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी कि रेखा से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। बात तो डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, इसके बावजूद वो किसी तरह से रिश्ता निभा रहे हैं। अब अगले सीन में मेघा अपने ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर माइकल के साथ काम करने का मौका मिला है, इसलिए वो कुछ दिनों की लीव चाहती है। अगले सीन में हम चाचू और फिरोज को एक एजेंसी में देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी का पहचान पत्र बनवाने के लिए गए थे। दरअसल वो लोग इस एजेंसी के द्वारा वो पेपर चाहते थे, इसलिए वो अपनी खुद की एजेंसी खोलते हैं और उन्हें लाइसेंस भी मिल चुका था। अब एजेंसी तो खुल
खुल चुकी थी। अब वहाँ पर काम करने के लिए उन्हें कोई लड़की की भी जरूरत थी, इसलिए वो एक जॉब निकालते हैं और ढेर सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें कि उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि 3 लैंग्वेज में बात कर रही थी, इसलिए उसकी जॉब पक्की हो जाती है। आगे हम मेघा को देखते हैं जो कि माइकल सर के पास आई हुई थी और उन्हें बताती है कि वो आरबीआई में काम करती है और जाली नोट पकड़ने में एक्सपर्ट है, और साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसने एक ऐसी चिप भी बनाई है जिससे कि जाली नोटों को पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर उसे एक नोट दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इस नोट की पहचान करो कि ये असली है या फिर नकली। तो वो अपने मोबाइल का एक ऐप निकालती है और उस नोट को स्कैन करने के बाद बताती है कि ये नोट नकली है। मेघा उनसे कहती है कि उन्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए माइकल उसे जॉब पर रख लेता है।